हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केंद्र पढ़ रहे थे, तो करौली की बात कर ली थी। करौली के आगे हमें क्या देखना था? कोटा। तो कोटा की बात करते हैं आज। आप हेडिंग लगा लीजिए कोटा। तो कोटा में जो पर्यटक केंद्र है उनके बारे में बात करते हैं। तो कोटा में कौन कौन से, देखिए कोटा की अगर बात करें तो सबसे पहले कोटा बैराज बांध है। कौन सा बांध है? कोटा बैराज बांध। तो राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित सबसे जो महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थल है उनमें से प्रमुख है। और वर्षा ऋतु में इसके माध्यम से, फाटकों के माध्यम से तेज प्रवाह युक्त जो जल धारा है वो जो दृश्य होता है वो पर्यटकों का मन मोह लेता है। तो ये बात लिखेंगे सबसे पहले। कोटा में क्या लिखना है आपको? कोटा बैराज। तो कोटा लगा लीजिए। कोटा में क्या लिखेंगे? कोटा बैराज। कोटा बैराज में देखिए कोटा बैराज। तो कोटा बैराज क्या है? कोटा बैराज राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थलों में से एक है। नोट कर लीजिए, लिखिए कोटा बैराज। क्या लिखना है? लिखें कोटा बैराज। कोटा बैराज राजस्थान राज्य में राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित, लिख लीजिए चंबल नदी पर निर्मित, चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थलों में से एक है। लिख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रहों में से एक है। महत्वपूर्ण जल संग्रह में से एक है। तो वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटकों के माध्यम से तेज प्रवाह युक्त जो जलधारा है वो मनमोहक होती है, यानी कि दर्शकों का मन मोह लेती, इसलिए ये पर्यटक केंद्र है। तो लिख लीजिए वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटकों के माध्यम से, लिखें वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटकों के माध्यम से, इसके बड़े फाटकों के माध्यम से, बड़े फाटकों के माध्यम से तेज प्रवाह युक्त जलधारा, लिखें तेज प्रवाह युक्त जलधारा लिख लीजिए तेज प्रवाह युक्त जलधारा के मनमोहक, जो मन को मोह ले, लिखें मनमोहक दृश्य को देखने के लिए, पर्यटक बड़े ही ललायित रहते हैं। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे ये बात तो कोई लिखने वाली नहीं थी कि ये मनमोहक दृश्य देखने लायक होता है। कोई काम की बात, परीक्षा में आने वाली बात तो दिख ही नहीं रही। तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पर्यटक केंद्र पढ़ रहे हैं। पर्यटक केंद्र वो है जो देखने की दृष्टि यानी कि आकर्षण लायक है। वो आकर्षक है। तो कोटा बैराज क्यों आकर्षक, वो बात इसमें बताई गई है कि वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटकों के माध्यम से जो तेज प्रवाह है ना पानी का, तो वो क्या होता है? वो दृश्य देखने लायक होता है। तो वो पर्यटकों का मन
मोह लेता है। तो देखिए कोटा बैराज राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह में से एक है और वर्षा ऋतु में इसमें वर्षा ऋतु में इसके फाटकों के माध्यम से तेज प्रवाहित जलधारा के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पर्यटक लालायित रहते हैं। तो आगे लिखे बैराज के पास भगवान शिव का कसवा मंदिर एक दर्शनीय स्थल है और यह दुर्बल चौमुखी शिवलिंग पर स्थापित है। बात लिखेंगे तो देखिए आगे लिखें इसमें लिखिए कोटा बैराज के पास क्या लिखना है, कोटा बैराज के पास लिखें कोटा बैराज के पास कोटा बैराज के पास भगवान शिव का लिखें भगवान शिव का कसवा मंदिर है। कसवा मंदिर है जो एक दर्शनीय स्थल है, लिख लीजिए जो एक दर्शनीय स्थल है। और जहाँ एक क्या है दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है, लिख लीजिए यहाँ पर दुर्लभ चौमुखी चार मुख चौमुखी शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग स्थापित है, नोट कीजिए। बात तो गई कोटा बैराज की। तो कोटा बैराज के पास भगवान शिव का कौन सा मंदिर है, कसवा मंदिर। कौन सा मंदिर है, कसवा मंदिर जो एक दर्शनीय स्थल है और यहाँ पर दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है। क्या स्थापित है, दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है। तो आगे देखिए मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य कोटा में ही लिखेंगे, लेकिन कोटा बैराज तो दर्शनीय स्थल पढ़ लिया। अब आगे लिखिए कोटा में मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य। तो बात करते हैं मुकुंदरा, लिख लीजिए बाघ अभ्यारण्य। मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य। तो इसमें देखिए कोटा से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर रावत भाटा जो मार्ग है उस पर सेलझर तथा कालीपुरा गिरधरपुरा होते हुए दर्रा गांव तक, कोटा से 50 किलोमीटर तक झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा जेलसर तक इस बाघ अभ्यारण्य का जो दृश्य है उसका अवलोकन किया गया है, बहुत ही मनमोहक दृश्य। तो ये जो अभ्यारण्य है सघन वन क्षेत्र है, ये कौन सा सघन वन क्षेत्र है। तो पेंथर है, भालू, हिरण, जंगली सुअर ये सारे इसमें देखने को मिलते हैं। तो आप लगा लीजिए कोटा। कोटा में क्या लिखना है, मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य। लिखे कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर, लिखें कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रावत भाटा मार्ग पर सेलझर तथा कोलीपुरा, लिख लीजिए सेलझर तथा कोलीपुरा, आराम से लिखिए साथ साथ, सेलझर तथा कोलीपुरा गिरधरपुरा होते हुए
गिरधरपुरा होते हुए दर्रा गांव तक तथा कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ रोड पर। एक बार पूरी लाइन लिखिए, फिर समझ में आएगी ये। झालावाड़ और रोड पर दर्रा गांव से कालीपुरा सेलझर तक, कालीपुरा सेलझर तक, सेलझर तक इस बाघ अभयारण्य का दृश्यावलोकन किया जा सकता है। लिख लीजिए, इस बाघ अभयारण्य का दृश्यावलोकन किया जा सकता है। तो देखिए, कोटा से लगभग 50 किलोमीटर, तो कोटा से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर रावत भाटा मार्ग पर, किस मार्ग पर है? रावत भाटा मार्ग पर सेलझर तथा कोलीपुरा गिरधरपुरा होते हुए दर्रा गांव तक। कहाँ? दर्रा गांव तक। और फिर से देखिए, कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ रोड पर, ये तो रावत भाटा मार्ग पर भी दृश्य देखने लायक है। और फिर झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा सेलझर तक इस बाघ अभयारण्य का दृश्यावलोकन किया जा सकता है। तो देखिए, कोटा से लगभग कितना 50 किलोमीटर की दूरी पर रावत भाटा मार्ग पर सेलझर तथा कोलीपुरा गिरधर होते हुए दर्रा गांव तक, और कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा सेलझर तक इस बाघ अभयारण्य का दृश्यावलोकन किया जा सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ अभयारण्य में क्या है क्या नहीं है, बात करते हैं इसी की। इन्हीं में आगे लिखें, यह अभयारण्य सघन वन क्षेत्र है। लिखे, यह अभयारण्य, यह अभयारण्य सघन वन क्षेत्र है। सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पैंथर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लिखें, यहाँ पैंथर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लिखें, जंगली सुअर, और सियार, लिख लीजिए। तो ये सारे काफी संख्या में देशी और प्रवासी पक्षियों को यहाँ देखा जा सकता है। लिख लीजिए, सियार तथा काफी संख्या में देशी एवं प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। तो देखिए, मुकुंदरा बाघ अभयारण्य पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मुकुंदरा बाघ अभयारण्य पढ़ रहे हैं। तो यह अभयारण्य सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पैंथर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, सियार तथा काफी संख्या में देशी एवं प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। तो अब लिखेंगे जगमंदिर महल, लगा लीजिए, कोटा में लिखना है जगमंदिर महल। देखते हैं, जगमंदिर महल, तो लगाइए आप जगमंदिर महल।
की बात करते हैं, जगमंदिर महल की बात करते हैं। तो देखिए, कोटा महाराव दुर्जनसाल जी की महारानी, उदयपुर की राजकुमारी ब्रिज कुंवरी जी ने जो कृत्रिम जलाशय यानी कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बनाया जाता है वो होता है कृत्रिम जलाशय। तो किशोर सागर और जगमंदिर का निर्माण जो 1743 से 45 ईस्वी के मध्य करवाया। तो किशोर सागर कोटा शहर के मध्य में स्थित है, ये बात लिखेंगे। तो आप लगा लीजिए जगमंदिर महल, किस में लिखना है, कोटा में लिखना है। तो लिखें कोटा महाराव दुर्जनसाल सिंह जी, लिखें कोटा महाराव, कोटा महाराव दुर्जनसाल जी की, दुर्जनसाल जी की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी, उदयपुर की राजकुमारी ब्रिज कुंवरी जी ने, ब्रिज कुंवरी जी ने इस कृत्रिम जलाशय, लिखें इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर, किशोर सागर तथा जगमंदिर महल, जगमंदिर महल का निर्माण, जगमंदिर महल का निर्माण 1743 से 45 ईस्वी, 1743 से 45 ईस्वी के मध्य करवाया था, ईस्वी के मध्य करवाया था। 1743 से 45 ईस्वी के मध्य करवाया था। किशोर सागर कोटा शहर के मध्य स्थित है, लिख लीजिए किशोर सागर, किशोर सागर कोटा के मध्य स्थित है। तो देखिए जगमंदिर महल, क्या पढ़ रहे हैं, जगमंदिर महल। तो कोटा महाराव दुर्जनसाल की महारानी, कोटा महाराव दुर्जनसाल की महारानी और उदयपुर की कौन है, उदयपुर की राजकुमारी कौन थी, ब्रिज कुंवरी, कौन है, ब्रिज कुंवरी जी ने इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर और जगमंदिर महल का निर्माण करवाया। कब करवाया, 1743 से 1745 ईस्वी के मध्य में करवाया और किशोर सागर कोटा के मध्य स्थित। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। तो कोटा महाराव कौन है, दुर्जन साल, कोटा महाराव दुर्जन साल की महारानी तथा उदयपुर की कौन थी, ब्रिज कुंवरी, ब्रिज कुंवरी ने कृत्रिम जलाशय का नाम है किशोर सागर। तो कृत्रिम होता क्या है, तो कृत्रिम वो होगा जो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाएगा, यानी कि उसका निर्माण किया जाता है। तो जगमंदिर महल का निर्माण 1743 से 1745 ईस्वी में के मध्य करवाया गया और किशोर सागर कोटा के मध्य स्थित है। आगे लिखते हैं, इसी में लिखना है। प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ क्या क्या सुविधा की गई है वो बात लिखेंगे। तो देखिए यहाँ के पर्यटकों के लिए पावर बोट, मोटर जेट की बच्चों के लिए यानी कि जल में खेलने के लिए वाटर जोरवेलिंग बॉल है, बनाना बोट है, ये सारी सुविधाएं हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो शाम के समय में लेजर फिल्म एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है,
ये बात इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। लिखिए यहाँ पर पर्यटकों के लिए या पर्यटकों हेतु लिखें, यहाँ पर पर्यटकों हेतु, पर्यटकों हेतु पावर मोटर बोट, पावर मोटर बोट, बोट, जेट स्की, तथा बच्चों के लिए, तथा बच्चों के लिए अन्य जल क्रीड़ाओं, जल में खेल, पानी में जल क्रीड़ाओं लिखें, जल क्रीड़ाओं में वाटर रोविंग बॉल, बनाना बोट, बनाना बोट आदि जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है, ये बात लिख लीजिए। इसके अलावा यहाँ सायकाल में, इसके अलावा यहाँ सायकाल में, सायकाल में, तो इसके अलावा यहाँ सायकाल में लिखे लेजर फिल्म एंड साउंड शो, लिखे लेजर फिल्म, फिल्म एंड साउंड शो, लेजर फिल्म एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है, आयोजन किया जाता है। नोट कीजिए बात, लिखें, क्या लिखना है? तो पर्यटकों के लिए क्या है? पर्यटकों के लिए पावर मोटर बोट, जेट स्की तथा बच्चों के लिए अन्य जल क्रीड़ाओं, वाटर जोर्बिंग बॉल, बनाना बोट, ये सारी सुविधाएं बच्चों के लिए है। तो इसके अलावा साइकिल में लेजर फिल्म एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। आगे लिखें अभेड़ा महल, लिखें अभेड़ा महल, कोटा में ही लिखना है। लिखें कोटा में कौन सा महल है? अभेड़ा महल। तो अभेड़ा महल का जो निर्माण है वो कब किया गया? 18वीं शताब्दी में किया गया। कब? 18वीं शताब्दी में किया गया। तो ये महल आराम शहर की दृष्टि से यानी कोटा से 8 किलोमीटर दूरी पर निर्मित करवाया गया है, जिसमें राजकुमारी धीरदेव द्वारा पानी का एक जलाशय निर्मित करवाया गया था। कृत्रिम था वो भी, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा वन्य जीव यानी कि पक्षी इसकी ओर आकर्षित हो सके। तो महाराव कौन है? उमेर सिंह, महाराव उमेर सिंह द्वितीय के शासनकाल में जो जलाशय बनाया गया था, जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाया गया और अभेड़ा का तालाब भी इसी कारण प्रसिद्ध है। ये बात लिखेंगे अभेड़ा महल में, तो लगाइए हेडिंग है अभेड़ा महल में लिखते हैं। सबसे पहले इसका निर्माण देखते हैं, तो लिखिए निर्माण 18वीं शताब्दी में कराया गया था। निर्माण 18वीं शताब्दी में, निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो ये महल शाही आरामगाह की दृष्टि से लिख लीजिए, यहाँ महल, यहाँ महल शाही आरामगाह, शाही
आरामगाह की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर दूर की दूरी पर निर्मित करवाया गया था जिसमें राजकुमारी धीरदे द्वारा लिखें जिसमें राजकुमारी धीरदे द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय बनवाया गया। जलाशय बनवाया गया था जिसमें ज्यादा से ज्यादा वन्यजीव लिखें जिसमें ज्यादा से ज्यादा वन्यजीव एवं पक्षी आकर्षित हो सकें। तो देखिए इतनी बात लिखे। पहले अभेड़ा महल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अभेड़ा महल। तो निर्माण 18वीं शताब्दी में। कब निर्माण? 18वीं शताब्दी में। तो यह महल शाही आरामगाह की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित करवाया गया था जिसमें राजकुमारी धीरदे द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय बनवाया गया था जिसमें ज्यादा से ज्यादा वन्यजीव और पक्षी आकर्षित हो सके। तो देखिए निर्माण तो हो गया 18वीं शताब्दी में और कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित करवाया गया। राजकुमारी धीरदे ने क्या बनवाया? इसमें पानी का क्या बनवाया? एक तालाब बनवा दिया और ये कृत्रिम था। कृत्रिम यानी कि जो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनवाता है। तो आगे लिखेंगे तो महाराज उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल में जो ये जलाशय था जो धीरदे द्वारा बनवाया गया था तो मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध हुआ। मगरमच्छों की विभिन्न प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं और अभेड़ा तालाब भी इसी कारण प्रसिद्ध था। तो ये बात लिखेंगे, इतनी बात नोट कीजिए। उसके बाद देखिए अभेड़ा महल में लिखेंगे आगे, लिख लीजिए इस जलाशय में मगरमच्छ की लिखें इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था तथा अभेड़ा का तालाब इसी कारण प्रसिद्ध था। तो ये प्रजाति को पाला जाता था। कौन से महाराजा थे उस टाइम पर? महाराजा उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल था। तो अभेड़ा का महल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अभेड़ा का महल। तो इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था और अभेड़ा का महल इसी कारण प्रसिद्ध था। तो आगे लिखें। अब बात करेंगे
नागौर की, तो लिख लीजिए नागौर। कोटा के दर्शनीय स्थल देख लिए हमने, अब बात करते हैं नागौर की, तो लिख लीजिए नागौर। लिखें नागौर। और नागौर में सबसे पहले किसकी बात करते हैं, लाडनू की बात करेंगे। लिख लीजिए स्थान है लाडनू। ये हो गया स्थान लाडनू। तो लाडनू में देखिए कौन कौन सी प्रसिद्ध जो चीजें देखने लायक है, कौन कौन से प्रसिद्ध संतों की भी बात इसमें करेंगे। तो लाडनू में सबसे पहले बड़ी साड़ियां पूरे भारत में, यानी कि कॉटन की साड़ियां बेहतरीन किस्म की मानी जाती हैं। चटक रंग मुलायम कपड़े की जो साड़ियां हैं प्रसिद्ध हैं। और ये जो है जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र और अहिंसा और करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माने जाने वाला कौन सा है, लाडनू है। 10वीं सदी में इसको बसाया गया था। तो अपना एक समृद्ध इसका इतिहास है। और विश्वविद्यालय संत आचार्य तुलसीदास जी जो थे, कहाँ के थे, वो लाडनू से ही थे। तो ये सारी बातें नोट करते हैं लाडनू में। लिखें लाडनू में बनी साड़ियां। लिखें लाडनू में बनी साड़ियां। लाडनू में बनी साड़ियां पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में। लिखें पूरे भारत में, पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में, कॉटन की साड़ियों में बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। मानी जाती हैं तथा इनके चटक रंग और मुलायम कपड़े के लिए, तथा इनके चटक रंग, चटक रंग एवं मुलायम कपड़े, मुलायम कपड़े के लिए पसंद की जाती हैं। की जाती हैं। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और अहिंसा एवं करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। कौन माना जाता है, लाडनू। तो लिख लीजिए जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र, महत्वपूर्ण केंद्र और अहिंसा एवं करुणा का, एवं अहिंसा एवं करुणा का अहिंसा एवं करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। लिख लीजिए आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। तो देखिए लाडनू में बनी साड़ियां पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में बेहतरीन किस्म की मानी जाती हैं। कौन सी साड़ियां मानी जाती हैं, जो लाडनू में बनी होती पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में सबसे बेहतरीन है। उन्हें ज्यादा पसंद क्यों किया जाता है, तो पहली बात चटक रंग और दूसरी बात उनका कपड़ा मुलायम होता है, इसलिए वो पसंद ज्यादा की जाती है। और बात की जाए लाडनू की, तो लाडनू में जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अहिंसा एवं करुणा का आध्यात्मिक केंद्र किसको माना जाता है, लाडनू को
माना जाता है। 10वीं सदी में इसे बसाया गया था और इसका एक अपना समृद्ध इतिहास है। लिखिए बात, लिखें। 10वीं सदी में बसाया गया था, लिखें इसको। 10वीं सदी में बसाया गया था, बसाया गया था। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है, लिखें इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। समृद्ध इतिहास है। जैन धर्म, आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। लिख लीजिए जैन धर्म, लिख लीजिए आगे से लाइन। जैन धर्म, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक, और शुद्धि का प्रतीक। प्रतीक जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है, केंद्र भी है। तो विश्व विख्यात संत आचार्य श्री तुलसी लाडनू के ही थे। लिख लीजिए विश्व विख्यात संत, विश्व विख्यात संत, विश्वविख्यात संत आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री तुलसी लाडनू के ही थे, लाडनू के ही थे। इतनी बात नोट कीजिए। तो देखिए इसको 10वीं सदी में बसाया गया था। किसकी बात हो रही है? लाडनू की बात हो रही है। कब बसाया गया था? तो लाडनू को बसाया गया था 10वीं सदी में बसाया गया था और इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। जैन धर्म, आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय। कौन सा? जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय एक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र भी है। और विश्व विख्यात संत कौन है? आचार्य जो थे, आचार्य श्री तुलसी जी, वो कहाँ के थे? लाडनू के ही थे। तो अब लिख लीजिए बड़े पीर साहब की दरगाह। लिखें नागौर में, नागौर में ही लिखना है। लिखें बड़े पीर साहब दरगाह, बड़े पीर साहब दरगाह। तो बड़े पीर साहब दरगाह में देखिए सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में यानी कि दर्शनार्थ भी खोला गया। और दरगाह में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोकप्रिय दर्शन सुशोभित वस्तु यहाँ रखी क्या है? कुरान शरीफ है, जिसे हजरत सैयदुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी शाही से लिखा गया था। और इसके साथ एक छड़ी है और पगड़ी है, वो भी देखने लायक है, दर्शनीय है। तो पुराने भारतीय सिक्के जो कब के हैं? 1805 के हैं, वो भी देख सकते हैं। इसके साथ अब्राहम लिंकन की छवि, अमेरिकन सिक्के भी यहाँ देखे जा सकते हैं। तो लगाइए बड़े पीर साहब की दरगाह
और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण। लिखें सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण। पवित्र स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह को दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को 17 अप्रैल लिखिए 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में भी दर्शनार्थ खोला गया था। तो दरगाह में सबसे जो मूल्य वस्तु सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोकप्रिय दर्शन जो सुशोभित वस्तु है, यहाँ पर क्या है? कुरान शरीफ है। तो ये बात बाद में लिखेंगे, पहले इतनी बात नोट कीजिए। सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण बड़े पीर साहब की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में दर्शनों के लिए भी खोला गया था। आगे लिखेंगे, इसी में लिखना है आगे। बड़े पीर साहब की दरगाह में लिखे आगे। तो दरगाह में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लिखें, दरगाह में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु क्या है? यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ है जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया था। लिख लीजिए, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया था। तो इसके साथ ही उनकी छड़ी और पगड़ी भी दर्शनीय है। लिख लीजिए, इसके साथ उनकी छड़ी एवं पगड़ी भी दर्शनीय है।
तो नोट कीजिए बात, बड़े पीर साहब की दरगाह में लिखना है आगे, दरगाह में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ है। क्या है? कुरान शरीफ है, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? सुनहरी स्याही में लिखा गया था। और इसके साथ उनकी छड़ी एवं पगड़ी भी दर्शनीय है। लिखेंगे आगे, आगे लिखे इन्हीं में। लिखे यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्के, लिखे यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्के, पुराने भारतीय सिक्के जो कि सन 1805 के हैं, जो कि सन 1805 के हैं, वो देखे जा सकते हैं। देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ अब्राहम लिंकन की छवि लिख लीजिए तथा इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी देखे जा सकते हैं। लिख लीजिए अमेरिकन सिक्के भी देखे जा सकते हैं। तो देखिए बड़े पीर साहब की दरगाह में देखिए आगे, तो यहाँ पर दर्शक पुराने सिक्के जो कि सन 1805 के हैं वो भी यहाँ पर देखे जाते हैं। और इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ देखे जा सकते हैं। अब लिख लीजिए झोरडा, लिखें, छोटा सा काम है ये झोरडा, नागौर में लिखना है झोरडा। लगा लीजिए हेडिंग झोरडा। तो बात करते हैं झोरडा में नागौर तहसील में स्थित झोरडा एक छोटा सा गांव है जो प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम है उनकी जन्मस्थली है। और प्रत्येक वर्ष हिंदी माह में यानी भाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी जनवरी फरवरी के अवसर पर झोरडा में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु तो आते ही आते हैं। तो यहाँ आने वाले लोगों में जैसे दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी से भी लोग आते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बड़े सालाना मेले लगते हैं। तो आप लिख लीजिए नागौर झोरडा, लिखें तो लिखिए नागौर तहसील में स्थित, लिखें नागौर तहसील में स्थित झोरडा एक छोटा सा गांव है। झोरडा एक छोटा सा गांव है। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्मस्थली होने के कारण काफी प्रसिद्ध है। लिखे प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्मस्थली होने के कारण हरिराम की जन्मस्थली होने के कारण
होने के कारण काफी प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध है। तो यहाँ प्रत्येक हिंदी माह लिख लीजिए। प्रत्येक वर्ष हिंदी माह, भाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी। अंग्रेजी महीनों की बात करें तो जनवरी फरवरी। तो चतुर्थी पंचमी के अवसर पर झोरडा में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु आते हैं। 1-2 लाख श्रद्धालु आते ही आते हैं। तो देखिए झोड़ा नागौर तहसील में स्थित झोड़ा एक छोटा सा गांव है। तो प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्मस्थली होने के कारण काफी प्रसिद्ध है। और प्रत्येक वर्ष हिंदी माह भाद्रपद की चतुर्थी पंचमी जनवरी फरवरी के अवसर पर झोड़ा में मेला लगता है। 1-2 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से, दिल्ली से आते हैं। तो प्रत्येक वर्ष में सालाना बड़े मेले आते हैं। तो इस गांव में हरिराम मंदिर होने के साथ ही इस संत के जीवन से संबंधित बहुत सारी स्मरणीय और दर्शनीय योग्य वस्तुएं भी रखी गई हैं। नहीं पूछा जाता, आप लिख लीजिए पाली। बात करते हैं पाली की। आप हेडिंग लगाइए पाली। पाली और पाली में लिख लीजिए रणकपुर जैन मंदिर। तो लिखिए रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर। तो प्राकृतिक सौंदर्य के बीच घाटियों से घिरा हुआ भव्य मंदिर है, तीर्थ स्थल है। हीरे जैसे चमकते और तराशे गए मंदिर अलौकिक, अद्भुत और ये क्या है, अद्वितीय है। तो जैन व्यापारियों के पास दिव्य दृष्टि की मान्यता के बाद 15वीं शताब्दी में निर्मित रणकपुर जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। और राज्य की कौन से शासक कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण में प्रोत्साहन दिया और अनेक मंदिर परिसरों में से क्या एकमात्र मंदिर है। तो ये बात लिखेंगे, आप लिख लीजिए पहले रणकपुर जैन मंदिर। तो रणकपुर जैन मंदिर में लिखें हीरे जैसे चमकते और तराशे गए यह मंदिर। लिखें हीरे जैसे चमकते हुए, हीरे जैसे चमकते हुए एवं तराशे गए मंदिर, तराशे गए हीरे जैसे चमकते हुए तराशे गए मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय हैं। लिखें अलौकिक, अद्भुत एवं अद्वितीय हैं। तो 15वीं शताब्दी में निर्मित है। लिख लीजिए निर्मित लिखिए 15वीं शताब्दी में। और समर्पित किसे है? रणकपुर जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। तो समर्पित लिख लीजिए आदिनाथ। समर्पित में लिखना है आदिनाथ। तो देखिए हीरे जैसी चमकते हुए तराशे गए मंदिर अलौकिक, अद्भुत एवं अद्वितीय है और निर्मित है 15वीं शताब्दी में। कब है निर्मित?
निर्माण 15वीं शताब्दी में और समर्पित किसको है? आदिनाथ को। तो राज्य के शासक राणा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। तो उल्लेखनीय क्या है? उल्लेखनीय कि यह अनेक मंदिरों का एक परिसर है, न कि एक मात्र मंदिर है। लिख लीजिए बात, इतनी बात लिखें। इसके बाद देखिए आगे लिखिए, राज्य के शासक राणा कुंभा ने, राज्य के शासक राणा कुंभा ने, राज्य के शासक राणा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। और उल्लेखनीय है कि, लिख लीजिए, उल्लेख क्या मिलता है कि यह मंदिर, सीधी सी बात ये है कि ये मंदिर एक मंदिर नहीं है, बाकी और सारे भी इसमें मंदिर है। ये मंदिरों का एक समूह है। तो लिख लीजिए यह कि यह अनेक मंदिरों का एक परिसर है। मंदिरों का एक परिसर है, न कि एक मात्र मंदिर। एक मंदिर नहीं है, अनेक मंदिर बताए गए हैं इसमें। तो राज्य के शासक राणा कुंभा, तो राज्य के शासक राणा कुंभा ने मंदिर निर्माण को बहुत प्रोत्साहन दिया। और उल्लेखनीय है कि अनेक मंदिरों का एक परिसर है, न कि मात्र एक मंदिर है। आगे लिखिए, जवाई बांध, पाली में लिखना है। पाली में लगाई हेडिंग जवाई बांध। जवाई बांध देखिए, तो लूनी नदी की सहायक नदी पर जवाई पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। निर्माण देख लीजिए, निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने, जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। तो यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो लूनी की सहायक नदी जवाई पर निर्मित है। लिख लीजिए, लूनी की सहायक जवाई नदी पर निर्मित है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। लिखिए, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो जो यहाँ पर जोधपुर शहर के आस पड़ोस के गांव के लिए पानी का एक स्रोत है ये। इसके अलावा सर्दियों में जवाई बांध प्रवासी पक्षी है, तेंदुए, मगरमच्छों के लिए क्या है? स्वर्ग माना गया है। तो देखिए, जवाई बांध पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जवाई बांध। तो निर्माण देखिए, जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया। जवाई जो बांध है वो किस नदी पर निर्मित है? तो वो निर्मित है लूनी की सहायक जवाई नदी पर निर्मित है। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो आज हमने किन किन की बात की है? क्या पढ़ा हमने पहले? तो पहले तो हमने पढ़ा कोटा,
उसके बाद क्या पढ़ा है, नागौर पढ़ा है। और अब बात कर रहे हैं पाली की। तो कोटा, नागौर और पाली के जो पर्यटक केंद्र है आज हमने बात कर ली है इनकी। और नेक्स्ट हमें क्या देखना है, तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बीकानेर की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।